अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुफ़ल लाइव में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता दिनों मैंने जैनमुन शायरात के हवाले से एक व्लॉग किया था जिस पर बहुत सा रद्द-ए-अमल आया। फिर उसके बाद अली अकबर नातिक साहब के प्रोग्राम पे बहुत से लोगों का तहसीनी रद्द-ए-अमल भी आया। अख्तर उस्मान साहब की जदीदियत माँ बाप जदीदियत की गुफ्तगू, डॉक्टर सरवरुल हुदा साहब की गुफ्तगू, शाफ़िक़ क़िदवाई साहब की, अलगर्ज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान में इफ्तिखार आरिफ साहब के हवाले से जो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई, जो बातें हमने की, जिन असहाब तक ये प्रोग्राम पहुँचते रहे, तहसीनी मामलात आते रहे। आप सबका बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की जानिब कि हम क्यों इस बात को बार बार इंडोर्स कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं कि जैनवन शायरात की बात होनी चाहिए। एक दोस्त ने ये कमेंट किया कि जैनवन शुअरा की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और हम इस हवाले से पूरी एक सीरीज़ भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। उसमें ये जो हमारे नामवर शायर हैं, ये मुशायरे कैसे हासिल करते हैं, बिलखुसूस लाहौर के दो शुअरा। फिर कहेंगे लाहौर के शुअरा के पीछे पड़ गया, नहीं, सच कह रहा हूँ। लाहौर के दो शुअरा, कराची की एक शायरा, एक शायर, किस तरह जो है वो बाहर के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके साथ बंदरबांट करते हैं, किसको पेश किया जाता है, किसकी सुनी जाती है, ये सारी बातें हम सब जानते हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप इख्तलाफी मामलात पर बात ना करें, आप तहसीनी मामलात पर बात करें। ये इख्तलाफी बात नहीं है, सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूँ। ये बतौर अदीब शायर मेरा हक़ है। अगर मेरे नज़दीक शायर अदीब मुआशरे की आँख होता है, और अगर ये आँख ही मैली हो जाएगी तो फिर सफाई, सच्चाई, सुथराई, ईमानदारी, नेकनियती जिसका फ़ुक़दान है, जिसका काल है, आज हमारी तहज़ीबी शनाख्त मरती जा रही है, दम तोड़ती जा रही है, कल को मज़ीद बदबूदार हो जाएगी और आने वाली नस्लें मुझे और आपको ज़िम्मेदार ठहराएंगी। जिस तरह मैं, मेरे साथ के लोग अपने से बड़ों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मुझे इस चीज़ का कोई शौक़ नहीं है कि कोई मुझे अच्छा कहता है या बुरा कहता है। मैं अपने रब की अदालत में, अपने रब की बारगाह में 5 वक्त सर झुकाता हूँ और मैं वहाँ जवाब दे लेता हूँ, और मुझे वहाँ से साफ़ हुक्म रब्बी जो है वो भी वाज़े हो जाता है कि मैंने किस डगर पर चलना है और मेरा डिक्शन क्या होना है। अब आते हैं जैनवन शायरात की जानिब। तो नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि आपा किश्वर नाहिद, मोहतरमा यास्मीन हमीद साहिबा और बहुत काबिल एहतराम माँ जैसी, बल्कि माँ, मैं जब भी आपके बारे में बात करने लगता हूँ तो मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। मेरी आपसे मोहब्बत और अक़ीदत ऐसी है। हमीदा शाहीन साहिबा, फिर अगर हम देखते हैं तो अमरीन हसीब अंबर साहिबा, फिर इसी तरह अगर मज़ीद मंजरनामे को कुरेदूँ तो फिर और बड़ी लॉट मौजूद है। भारत में इसी तरह कुछ एक दो नाम हैं। ये वो लोग हैं जो सीनियर हैं, जिन्हें हर कोई जानता है, जिन्होंने मुल्की और आलमी सतह पर अपनी फ़िक्री और शेरी एक शनाख्त बनाई है। लेकिन मैं बात करूँगा अपनी हमअस्र शुअरा की, उन जैनवन ख़वातीन की जो घर के चूल्हे चौके के होते हुए भी फ़िक्र शेर में मगन रहती हैं, जो किसी शेरी लॉबी का हिस्सा नहीं है, जिनका कोई नाम नेहाद उस्ताद नहीं है, जो किसी के साथ किसी कॉफ़ी की टेबल पे या किसी रेस्तोरां में जाकर गज़लें ठीक नहीं करवाती, जो खाली सफ़ेद सफ़े पर भी इस्लाह नहीं लेती। तो इस ज़िमन में चंद बहुत अहम नाम हैं। मेरे हमअसरों में मैं उनका तज़किरा करना शुरू करूँगा, क्योंकि उनके यहाँ न सिर्फ़ शेरी वफ़ूर है, बल्कि नए शेरी ख़दोखाल की जिस तलाश में हम मगन रहते हैं वो भी उनके यहाँ उसी तरह दिखाई देता है। और जो एक लाज़मा है औरत के यहाँ तख्लीक का, नुस्वानियत, वो भी पूरी अपनी मौजूदगी के साथ दिखाई देता है। तो इस ज़िमन में जो सबसे पहला अहम नाम है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। उनके चंद अशार शेयर करूँगा, और इसी तरह ये एक पहला जो सीज़न है 10 किस्तों का इस सीरीज़ की, वो आप देखते जाएंगे इंशाअल्लाह। हर 2 दिन के बाद एक किस्त अपलोड होगी। ये सारा रिकॉर्ड हो चुका है। इसी तरह मेरे हमअस्र शुअरा, जैनवन शुअरा, उनके हवाले से भी
میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آج کی جو تہذیبی شناخت ہے اس کو بہتر بنا سکیں، اس کو مرنے نہ دیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی پہلی جینوئن شاعرہ کی جانب، اور یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ مہر نہیں ہے، یہ ٹھپا نہیں ہے، یہ کوشش ہے۔ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہ ہی ہم علمبردار ہیں، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں آج کی پہلی جینوئن شاعرہ سے۔ ہماری آج کی شاعرہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کا نام ثروت مختار ہے اور پاکستان کے علاقے بھکر سے آپ کا تعلق ہے۔ بھکر پاکستان کا وہ سرسبز و شاداب خطہ ہے جس نے ماضی میں بھی بے شمار علمی اور ادبی قداور نام اس روایت کو دیے ہیں۔ ثروت مختار کی شاعری میں جہاں عصری دکھ دھڑکتا دکھائی دیتا ہے، انسانی المیوں پر ان کا قلم اشک بار ہوتا ہے، وہیں نسوانیت بھی اپنے ایک الگ چھب اور ڈھنگ سے، اپنے ایک روب اور دبدبے کے ساتھ کرتاس پر اپنا نقش قدم جماتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ محترمہ ثروت مختار کا شمار ان شاعرات میں ہوتا ہے جنہوں نے کسی ادبی گروہ اور لابی کا حصہ بنے بغیر اپنی شاعری اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے پڑھنے، لکھنے اور سننے والوں کے قلوب و اذہان میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ آپ مختلف اوقات میں پاکستان کے ادبی منظرنامے پر ہونے والے ان گنت مشاعروں میں شرکت کر کے ڈھیروں ڈھیر داد حاصل کر چکی ہیں۔ آپ کی ایک بالکل مختلف رنگ کی غزل ہم آج لے کر آئے ہیں جو آپ کے تعارف کا بنیادی سبب بھی ہے اور حوالہ بھی۔ سخن کے شہر میں موجود ہے غزل جب تک، مجھے یقین ہے زندہ رہوں گی میں تب تک، اور اب تو چاندی اترنے لگی ہے بالوں میں، تمہارے خوابوں کو دیکھے بھلا کوئی کب تک، ہم ایک دوجے کی جانب تو چل رہے ہیں مگر وہ فاصلہ ہے کہ کم ہو نہیں سکا اب تک، میں مر بھی جاؤں میرے لفظ بانٹتے رہنا، میں چاہتی ہوں کہ پہنچے یہ روشنی سب تک، گزر ہوا تھا بس ایک روز دشت سے میرا، پھر اس کے بعد سے وحشت نہیں گئی اب تک، گلاب بن کے وہ شاخوں پہ کھلنے لگتے ہیں، رسائی رکھتے ہیں الفاظ جو تیرے لب تک، عجیب دکھ ہے کہ آنسو نہیں ہیں آنکھوں میں، عجیب دکھ ہے رسائی نہیں رہی رب تک۔ ناظرین محترم، 7 اشعار پر مشتمل یہ غزل اس بات کی غماز ہے کہ شاعرہ کے ہاں مضمون آفرینی بھی موجود ہے، گراف بھی ہے، اور روایت سے لے کر سن 2022 تک کہی جانے والی غزل کا مکمل عکس اور ترتیب ہمیں ان اشعار میں دکھائی دیتی ہے۔ محترمہ ثروت مختار کی شاعری سے یہ ایک انتخاب ہم نے آپ تک پہنچایا۔ آپ ان کے فیس بک وال وزٹ کیجئے، گوگل پر ان کا نام لکھیے، ان کی شاعری کو پڑھیے، یقیناً جب ان کا پہلا شعری مجموعہ چھپے گا تو وہ اردو شعری فضا میں ایک تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی مانند ہوگا۔ آج کی اس نشست میں ہم اس مختصر تعارف اور اشعار کے انتخاب کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔